Good morning to all. So today we are continuing with the Unit 5 file management. So with the things I have opened that was already discussed. For a reminder point of view, I'm just repeating it again. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स और ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तुम लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी जो हम चल रहे थे जहाँ पे वो हमारा क्या था, फाइल स्ट्रक्चर्स पे हम लोग चल रहे थे। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि फाइल में क्या चीज़ें होती हैं कि टेक्स्ट फाइल होती है हमारी, ऑब्जेक्ट फाइल और सोर्स फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल्स में हम जो भी कैरेक्टर्स और जो भी चीज़ एंटर करते हैं वो चीज़ें हमारी आती हैं। ऑब्जेक्ट फाइल में बाइट्स की फॉर्म में ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं और ब्लॉक्स में एंट्रीज क्रिएट होती हैं। सोर्स फाइल हमारी क्या होती है, जैसे हमारी एक्सी फाइल्स होती हैं या किसी प्रोग्राम को रन करने की फाइल्स होती हैं या किसी सॉफ्टवेयर को रन करने की फाइल्स होती हैं, वो हमारी सोर्स फाइल्स होती है। फाइल्स के एट्रीब्यूट भी मैंने डिस्कस करे थे कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं फाइल्स के। अ फाइल हैड अ नेम एंड डेटा, कि फाइल का नाम होता है और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इट ऑल्सो स्टोर मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा क्या कहते हैं, मेटा डेटा जो होता है हमारा डेटा अबाउट डेटा, कि किसी डेटा के अंदर दूसरे डेटा की इंफॉर्मेशन होना, वो मेटा इंफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे कोई तुमने एक एक्सेल की या वर्ड की फाइल बनाई है तो उसका क्रिएशन टाइम डेट क्या थी, उसका क्रिएशन टाइम क्या था। ठीक है, वो चीज़ क्या होती है, वो होता है हमारा मेटा डेटा। इसका साइज क्या है, लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या थी, ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल्स का मेटा डेटा होता है। और कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, नेम क्या है फाइल का, आइडेंटिफायर किस टाइप की फाइल है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई हो रही है, एक्सेल फाइल है या तुमने रिज्यूम बनाया है या कोई क्लास का रिकॉर्ड बनाया है, अटेंडेंस बनाई है, तो कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं। लोकेशन की कौन सी लोकेशन पे वो डिवाइस में स्टोर हो रही है। ठीक है, टाइप किस टाइप की फाइल है, जैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, एक्सेल फाइल है, ईएक्सी फाइल है, किसी प्रोग्राम की फाइल है। साइज क्या है फाइल का, कि डिस्प्ले कर देता है करंट में, जैसे राइट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज में जाके किसी भी फाइल का हम साइज देख सकते हैं। प्रोटेक्शन, कि हम उसे रीडिंग राइटिंग प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कि जैसे पीडीएफ फाइल बनाते हैं तो वो हमारी नॉन एडिटेबल फाइल होती है, मतलब उस पर हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ड फाइल बनाते हैं तो हम उस पर रीड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम डेट एंड सिक्योरिटी, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। फाइल टाइप्स, फाइल टाइप्स में क्या है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, it refers to the ability of the operating system to different various types of files, text file, binary files, source file. However, ठीक है, फाइल टाइप्स की हमारी एम एस ऑफिस की फाइल्स हैं, यूनिक्स की फाइल हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं। कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स, कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स जैसे जो भी हमारे हार्डवेयर कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, तो वो उनको उनके फंक्शंस को कैसे रीड करता है, वो कैरेक्टर स्पेशल फाइल का पार्ट होती है। जैसे हम माउस पे क्लिक करते हैं तो कोई एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर फ्लोट होती है, वो इंफॉर्मेशन की एक फाइल क्रिएट होती है, कि जैसे राइट क्लिक करा तो राइट क्लिक की फाइल इनेबल हो गई, तो राइट क्लिक का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। ऐसे ही लेफ्ट क्लिक करा तो लेफ्ट क्लिक में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, स्क्रॉल करा तो स्क्रॉल में कौन सी फाइल इनेबल हो रही है। ये सब क्या होती है, कैरेक्टर स्पेशल फाइल होती है। प्रिंटर की हमने कमांड दी तो प्रिंट की कमांड के लिए कौन सी फाइल इनेबल हुई,
इसी तरीके से जो भी हम डिफरेंट हार्डवेयर से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारा कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं। ऑर्डिनरी फाइल्स क्या होती हैं? दीज टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन। जैसे हम सिंपल किसी भी वर्ड या एक्सेल की फाइल पे काम करते हैं, वो सिंपल इन्फॉर्मेशन हमारी यूजर की स्टोर करता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल, EXE फाइल हो सकती है, डेटाबेस जैसे SQL सर्वर और जो भी हमारे MS एक्सेल, ये सब हमारे क्या है, डेटाबेस की फाइल्स हो सकती हैं, ऑर्डिनरी फाइल्स। किस लिए यूज होती है? इट अलाउ द यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई। कि यूजर उन फाइल्स पे जो भी वर्किंग कर रहा है उसमें सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, जैसे एडिशन कर सके, डिलीट कर सके किसी फाइल को। कोई फाइल हमने पहले से बनाई है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो मॉडिफाई कर सके। डायरेक्टरी फाइल्स कौन सी होती हैं? जो मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि डायरेक्टरीज के अंदर सेवरल फाइल्स होती हैं, जैसे सिंगल यूजर डायरेक्टरी होती है, मल्टीपल यूजर डायरेक्टरी होती है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टरीज के अंदर मल्टीपल फाइल्स जो होती हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर होती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि सिंगल यूजर डायरेक्टरी होती है और मल्टीपल यूजर्स डायरेक्टरी होती है। मतलब जैसे तुम दो यूजर्स पे कॉलेज में काम करते हो, एक एडमिन पे काम करते हो, एक स्टूडेंट पे काम करते हो, तो ये अलग अलग यूजर्स हैं। तो स्टूडेंट यूजर की जो फाइल होंगी वो सब स्टूडेंट के अंदर प्रेजेंट होंगी, जो एडमिन यूजर की फाइल होंगी वो एडमिन के अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? जो डिवाइस फाइल कहलाती हैं। जैसे कि जो हम जिसे हम कहते हैं कि जो ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो जो ड्राइवर्स की फाइल होती है वो हमारी स्पेशल फाइल्स होती है। जैसे प्रिंटर के लिए हम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं, नेटवर्किंग के लिए हम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं, साउंड के लिए हम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये सब हमारी क्या होती है? स्पेशल फाइल्स होती हैं। फंक्शंस ऑफ फाइल क्या होता है कि हम जो भी हमारी फाइल्स हम कंप्यूटर के अंदर यूज कर रहे हैं उन फाइल्स पे हम क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं? क्रिएट अ फाइल, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस ऑन डिस्क, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी डिस्क में कितना स्पेस है, कितनी नंबर ऑफ फाइल्स हम और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी एंट्रीज हम पर्टिकुलर डायरेक्टरी में स्टोर कर सकते हैं। जैसे C ड्राइव है, D ड्राइव है, तो उसमें स्पेस दिख जाता है कि कितना स्पेस अवेलेबल है, कितनी फाइल्स हम और इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ फाइल, राइटिंग ऑफ फाइल, मतलब हम फाइल्स के अंदर लिख सकते हैं पोजीशन विद इन द फाइल। कि फाइल पे जैसे मैं इस पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये पोजीशन इसकी आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यूजर का कर्सर है। रीड फ्रॉम फाइल्स इन्वॉल्व पोजीशनिंग विद इन द फाइल, कि हम पोजीशन को रीड भी कर सकते हैं कि कौन सी लाइन नंबर पे हमारा पर्टिकुलर कर्सर मूव कर रहा है। डिलीट डायरेक्टरी एंट्री, री गेन डिस्क स्पेस, कि जैसे अगर हमारी डायरेक्टरीज में बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो गई हैं तो अगर हम कुछ अनयूजुअल फाइल्स होती हैं, जैसे हम कैशे डिलीट करते हैं, जैसे हम स्पेस क्रिएट करते हैं, तो हम क्या होता है कि जो हमारी यूज़ की फाइल नहीं है हम उन्हें डिलीट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो डिस्क का स्पेस है वो हम रीगेन कर लेते हैं। जैसे मोबाइल में तुम लोग करते हो कि मोबाइल में क्या करते हो कि जो जब तुम उसे क्लीनर को चलाते हो तो क्या होता है कि बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स जो होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं और तुम्हारी डिस्क का स्पेस जो होता है वो रीगेन हो जाता है। ठीक है, पोजीशनिंग ऑफ फाइल, की हम फाइल को एक डायरेक्टरी से या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मूव कर सकते हैं, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब ये बेसिक चीजें थी किसके बारे में? फाइल सिस्टम के बारे में। अब जहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था उसके आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब मैं बता चुका था, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता चुका था तुम लोगों को। ठीक है, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से मैंने दिखाया था कि डायरेक्टरीज के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं और फाइल्स के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं। ठीक है, जैसे एक हम अभी हमने लास्ट को एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल खोली थी, उसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं। तो वो हर डायरेक्टरीज के अंदर एन नंबर ऑफ फाइल्स हैं और उन एन नंबर ऑफ फाइल्स के थ्रू वो पर्टिकुलर एंट्रीज हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन के थ्रू हम डायरेक्टरी को इनेबल कर सकते हैं और डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स को इनेबल कर सकते हैं। फाइल्स के अंदर और डेटा होता है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? डेटा अबाउट डेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटा डेटा।
ठीक है, ये सब कुछ मैंने चीज़ें बताई थी कि कैसे हम मेटा डेटा क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरीज को कौन से ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं, जैसे फाइल क्रिएशन, सर्च फॉर अ फाइल, फाइल डिलीशन, रीनेमिंग, ट्रैवर्सिंग और लिस्टिंग ऑफ फाइल्स। ये भी मैंने डिस्कस करा था। सिंगल लेवल डायरेक्टरीज क्या होती हैं कि जिसमें क्या होता है कि कंटेन ओनली वन डायरेक्टरी विच इज सपोर्टेड टू मेंशन ऑल द फाइल्स प्रेजेंट इन द फाइल सिस्टम। की एक सिंगल लेवल डायरेक्टरीज में केवल एक ही डायरेक्टरी क्रिएट होती है जिसमें कि सारी फाइल्स को मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, ईच फाइल्स प्रेजेंट ऑन द फाइल सिस्टम। जो डायरेक्टरी है वो एंट्री कंटेन करती है हर फाइल्स की जो भी पूरे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने। ये क्या था, सिंगल लेवल डायरेक्टरी का। तो जैसे वन डॉट जेपीजी फाइल है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइल है। मेथड डॉट टीएक्सटी एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर मेथड से रिलेटेड सारी फाइल है। ओएस डॉट डॉक्स है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी फाइल है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मैंने डिस्कस कर ली थी, ये देख लेना तुम लोग। नोट्स डाल दूंगा मैं ग्रुप पे, वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा तुम लोगों को। टू लेवल डायरेक्टरी भी बताई थी, जिसमें कि क्या होता है कि हर यूजर की अपनी एक डायरेक्टरी होती है। जैसे दो यूजर अगर हमने बना रखे हैं पूरे सिस्टम के अंदर, तो हर यूजर की अपनी एक सेपरेट डायरेक्टरी होगी। जैसे यूजर वन है तो यूजर वन की डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर फाइल्स हैं। यूजर टू है, उसकी अपनी डायरेक्टरीज हैं और उसके अंदर फाइल है। तो जो यूजर वाली डायरेक्टरी होती है वो क्या कहलाती है, मास्टर डायरेक्टरी कहलाती है। और जो उसके अंदर फाइल्स की एंट्रीज होती हैं वो यूजर डायरेक्टरीज कहलाती हैं। और जो उसके अंदर डेटा होता है, फाइल्स होती हैं, वो सिंपल फाइल्स कहलाती हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू लेवल डायरेक्टरीज ये सब मैंने भी बताई थी कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। कि हर डायरेक्टरी का कुछ ना कुछ पाथ होता है, कुछ नेम होता है, उस नेम के थ्रू हम उस डायरेक्टरी तक एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सी ड्राइव में अगर हम कुछ खोल लेंगे तो सी ड्राइव का एक पाथ होगा। उस पाथ के अंदर अगर कोई फाइल है, डेस्कटॉप पे कोई फाइल है, तो डेस्कटॉप तक का उसका एक पाथ होगा। एलोकेशन मेथड्स की कैसे हम, there are various methods which can be used to allocate disk space to the file. Selection of an appropriate allocation method will significantly affect the performance and efficiency of the system। कि जो भी हम एलोकेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं फाइल सिस्टम के अंदर, मतलब यूजर को जो भी हम फाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म होता है। क्यों होता है, ताकि जो भी हम डिस्क का स्पेस है वो फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। मतलब स्पेस हमारा वेस्ट ना हो, हम उसे फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। इस तरीके से फाइल्स का एलोकेशन इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कौन कौन से एलोकेशन मेथड्स हैं। ये कुछ फॉलोइंग एलोकेशन मेथड हैं। जैसे कॉन्टिन्यूस एलोकेशन मैंने पहले डिस्कस करा था कि कंटिन्यूसली जो भी हम फाइल्स को एलोकेट करते हैं वो हमारे कंटिन्यूसली, मतलब विदाउट जो सीरीज है उसी सीरीज में हमें जो फाइल्स एलोकेशन है वो इसी सीरीज में परफॉर्म करना पड़ता है। मीन्स कि कोई ऐसा नहीं कर सकते कि किसी फाइल को किसी और जगह पे स्टोर करते हैं, दूसरी फाइल किसी और जगह पे स्टोर कर दें। कंटिन्यूसली जहाँ भी स्पेस अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर फाइल के साइज के अकॉर्डिंग वहीं हम उसे एलोकेट कर सकते हैं। जैसे ये है, ये डायग्राम भी मैंने उस दिन डिस्कस करा था। जैसे abc.txt नाम की एक फाइल है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क में कैसे जाएगी, जीरो से अगर इसका एलोकेशन स्टार्ट हो रहा है और थ्री इसकी लेंथ है, तो जीरो वन टू तक इसको जो ब्लॉक्स हैं वो एलोकेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई और फाइल है video.mp4, उसका अगर स्टार्टिंग हम 4 से कर रहे हैं और दो उसकी लेंथ है तो कंटिन्यूसली 4 और 5 इसको एलोकेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब JTB और डॉक्स कोई फाइल है 9 से अगर ये स्टार्ट हो रही है तो 9 से लेकर इसके 3 साइज तक एलोकेट कर दी जाएंगे। बाकी ये जो बचा हुआ स्पेस है जैसे 5 6 7 ये हमारा क्या कहलाता है, मैंने पहले पढ़ाया था पिछली यूनिट में। कंटिन्यूस एलोकेशन में ये हमारा होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मीन्स कि जो बचा हुआ अनएलोकेटेड हमने इसमें छोड़ दिए जाते हैं
जो उस पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग नहीं होते। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था, लिंक लिस्ट एलोकेशन। लिंक लिस्ट एलोकेशन में क्या है, मैं तुम्हें इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ अभी। लिंक लिस्ट एलोकेशन लिंक लिस्ट एलोकेशन में जैसे लिंक लिस्ट क्रिएट होती है, लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होती है कि ये भी मैंने डिस्कस करा था कि जो भी हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो जो नोड होती है उसमें नोड क्या कंटेन करती है, एड्रेस कंटेन करती है नेक्स्ट फाइल का। ठीक है, तो लिंक एक दूसरे से वो नोड कनेक्टेड होती है। नोड जब कनेक्टेड होती हैं तो वो कैसे करती हैं कि जो भी हमारा नेक्स्ट एड्रेस होगा वो पहली वाली नोड पे उसका एक कॉलम बना हुआ होगा एड्रेस का, जिसके थ्रू वो नेक्स्ट लोकेशन पे ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल क्यों यूज करते हैं कि जो लिंक लिस्ट एलोकेशन में है वो एक डिसएडवांटेजेस थी कि हम रेंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, रेंडमली नहीं करना पड़ेगा, हमें पहले पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेवल करने के बाद हम उसके पास पहुंचेंगे। जैसे ट्रेन के डिब्बे हैं, तो ट्रेन के डिब्बे कैसे होते हैं कि एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से कनेक्टेड है, तीसरे से कनेक्टेड है, चौथे से कनेक्टेड है। अगर हमें चौथे डिब्बे से जाना है, मान लो कोई गेट नहीं है, तो हमें पहले डिब्बे के थ्रू होते हुए चौथे डिब्बे पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है। और फाइल एलोकेशन टेबल क्या है कि जो डिसएडवांटेज थी फाइल लिंक लिस्ट में कि हमें पहले शुरू से सारा ट्रेवल करना पड़ेगा, तब हम उस पर्टिकुलर फाइल पे पहुंच पाएंगे जो हमें चाहिए। लेकिन फाइल एलोकेशन और इंडेक्स एलोकेशन से क्या है कि हम रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर, जैसे हमें 4 नंबर की फाइल को एक्सेस करना है तो डायरेक्ट हम टेबल के थ्रू, जैसे हमारा इंडेक्स होता है बुक में, कि बुक में दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इस पेज पे है, तो वो पेज का क्या है, एड्रेस दे रहा है। तो ऐसे इंडेक्स एलोकेशन में वो एड्रेस आइडेंटिफाई कर लेता है और उस एड्रेस पे डायरेक्ट पहुंच जाता है। अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट में क्या है कि जो भी हमारा फ्री ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं डिस्क में, उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। अ फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट फ्री ब्लॉक्स to the file, therefore it has to keep track of all the free blocks present in the disk. There are mainly two approaches by using which the free block in the disk are managed. ठीक है, तो दो अप्रोचेज हैं जिनसे कि हम फ्री स्पेस को जो डिस्क में बचा हुआ है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो अप्रोचेज हैं, पहली है हमारी बिट वेक्टर। बिट वेक्टर में क्या है, इन दिस अप्रोच द फ्री स्पेस लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड as a bitmap vector. It contains number of bits where each bit represent each block. If the block is empty, then the bit is 1, otherwise it is 0. अगर block empty है तो वो 1 से डिनोट करा जाएगा, और अगर वो block filled है तो वो 0 से डिनोट करा जाएगा। इनिशियली में क्या होगा कि all the blocks are empty, therefore each bit in the bitmap vector contains 1। इनिशियली जब कोई भी स्टोरेज नहीं होगी, जैसे हम सबसे पहले सिस्टम खोलते हैं तो हमारी रैम क्या होती है उस समय, बिल्कुल फ्री होती है, एम्प्टी होती है। तो उसमें क्या कंटेन करती है, वो सारे वंस कंटेन करती है। वंस क्या शो कर रहा है कि एम्प्टीनेस शो कर रहा है ब्लॉक्स के अंदर की। ठीक है, द स्पेस एलोकेशन प्रोसीड्स द फाइल सिस्टम स्टार्ट एलोकेटिंग ब्लॉक्स टू द फाइल एंड सेटिंग द रिप्रेजेंटेड बिट टू 0। जैसे जैसे वो एलोकेशन असाइन करता जाता है, ठीक है, ब्लॉक्स में, तो वो क्या करता जाता है, 1 की वैल्यू को चेंज कर देता है, किससे, 0 से। जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो जैसे ये है, ये सभी को दिख रहा होगा, बिट मैप और बिट वेक्टर। ये मैंने कुछ अलग से नोट्स हैं इसके, वो पीपीटी के अलावा। ठीक है, उसमें मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी है कि क्या करा है, वही डेफिनेशन है। बिटमैप और बिट वेक्टर इज अ सीरीज ऑफ कलेक्शन ऑफ बिट्स
where each bit corresponds to the disk block. The bit can be two values, 0 and 1. 0 indicate that the block is allocated and 1 is indicate that the block is free. तो इनिशियली जैसा मैंने बताया था कि सब क्या इंडिकेट कर रही है, 1 इंडिकेट कर रही है, मतलब इनिशियली जो हमारी रैम है वो हमारी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये हमें कुछ एक 16 बिट की सीरीज दे रखी है। मान लो ये कोई मेमोरी का ब्लॉक है जिसमें हमें सीरीज दे रखी है, जिसमें जीरो क्या शो कर रहा है कि दैट पर्टिकुलर ब्लॉक्स आर कंटेन सम वैल्यू, एंड वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट पर्टिकुलर ब्लॉक्स आर एम्प्टी। अगेन जीरो इंडिकेटिंग दैट ब्लॉक्स आर फिल्ड, वन इंडिकेटिंग दैट ब्लॉक्स आर फ्री। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करा है इसे, देखो जीरो कितने हैं, फर्स्ट में हमारे कितने जीरो हैं, 4 जीरोज हैं, 1 2 3 4 जीरो है। तो ये क्या करा है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 क्या करे हैं हमने, फील्ड दिखाए हैं, क्योंकि जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट पर्टिकुलर स्पेस इज ऑक्यूपाइड। ठीक है, और वन ट्रिपल वन क्या है, ब्लॉक 5 6 7 तीन है, तीन ब्लॉक्स हमारे क्या हैं, तीन ब्लॉक्स हमारे अभी फ्री हैं जिसमें हम कंटेंट डाल सकते हैं अगर इस साइज का कोई कंटेंट आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे 8 9 10 11 12 13, मतलब जितने भी हमारे ये जीरोस हैं, ये जीरोस हमारे क्या हैं, ये ब्लॉक हमारे फिल्ड हैं। ठीक है, फिर दो ब्लॉक हमारे फिर खाली हैं वन वन की फॉर्म में, जो वन वन है वो ब्लॉक्स हमारे फिर फ्री हैं, और लास्ट में जीरो है तो लास्ट वाला ब्लॉक हमारा फिल्ड है। तो इस तरीके से बिट मैप के थ्रू हम क्या कराते हैं कि मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन कराते हैं कि कौन सा ब्लॉक हमारा फ्री है, कौन सा ब्लॉक हमारा ऑक्यूपाइड। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, सिंपल टू अंडरस्टैंड है ये मेथड। फाइंडिंग द फर्स्ट फ्री ब्लॉक इज एफिशिएंट, कि हम इसमें एफिशिएंटली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक हमारा फ्री है और कौन सा हमारा ऑक्यूपाई है। इट रिक्वायर्स स्कैनिंग द वर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, जैसे ये 16 बिट का मैंने एग्जांपल दिखाया था, तो अगर 8 बिट का भी ग्रुप है तो उसमें भी हम नॉन जीरो और जीरो से वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्यूपाई है कौन सा फ्री है। ठीक है, वन रिप्रेजेंट करेगा फ्री के लिए और जीरो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्यूपाई के लिए। ठीक है, द ब्लॉक नंबर कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड इनटू नंबर ऑफ जीरोस वैल्यू पर वर्ड प्लस ऑफसेट ऑफ बिट। ये तो मैं इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस यही पता होना चाहिए कि कितने हमारे ब्लॉक्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। जैसे इसमें कितने ब्लॉक्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक्स हमारे ऑक्यूपाई हो रहे हैं। कितने ब्लॉक्स फ्री है हमारे, 1 2 3 4 5 ब्लॉक हमारे इसमें फ्री है। ठीक है, तो देख लो इसमें कुछ ऐसा सिंपल नहीं है, जैसे ये हमारा कितने का था, 16 बिट का था। अगर कोई 8 बिट का हमारा एक एग्जांपल दे रखा है इसमें कि द अगर कोई हमारी 8 बिट की इंफॉर्मेशन है तो उसे अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कराएगी, जैसे शुरू में क्या है, चार जीरो है, फिर तीन वन है, फिर जीरो है। ठीक है, तो चार जीरो मतलब कितने, जीरो का मतलब ऑक्यूपाई का रखा है, वन का मतलब फ्री है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 जीरोस हो गए इसमें। और कितना इसका साइज है, 8 बिट का साइज है। ठीक है, तो क्या कर रहा है इसमें देखो, कंसिस्टेंट अ नॉन जीरो वर्ड सिंस ऑल बिट्स आर नॉट जीरो, सारी बिट जीरो नहीं है। ठीक है, आफ्टर द नॉन जीरो वर्ड इज फाउंड वी लुक एट द फर्स्ट बिट, we look at the first one bit. This is at the fifth bit of the non-zero word. ये पहली वन बिट कहाँ पे मिल रही है हमें, फिफ्थ पोजीशन पे मिल रही है। चार तो जीरो है, फिर वन आया, वो कौन सी पोजीशन पे हमारा, फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ बिट ऑफ द नॉन जीरो वर्ड। फिफ्थ बिट जो है हमारी नॉन जीरो वर्ड है। सो ऑफसेट कैसे कैलकुलेट होता है, ऑफसेट का मतलब जहां पे भी हमें एम्प्टी बिट मिलेगी जिस पोजीशन पे, वो हमारी क्या कहलाती है, ऑफसेट कहलाती है। देयरफॉर द फर्स्ट फ्री ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू 8, इसका साइज था, इनटू जीरो। जीरो क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो वैल्यूज वर्ड, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड, कितने बिट्स हैं, 8 बिट हैं, 8 इंटू नंबर ऑफ जीरो वैल्यू वर्ड, कितनी ये जीरो वैल्यूज वर्ड है, तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, प्लस ऑफसेट ऑफ बिट
फर्स्ट बिट 1 इन द नॉन जीरो वर्ड की फर्स्ट बिट हमें कौन सी पोजीशन पे मिली है, फिफ्थ बिट पे, उसे हम ऐड करेंगे। तो 8 इंटू जीरो प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 इसका क्या हुआ हमारा कंटेन जो स्पेस है वो हमारा कितना हुआ 5। तो हम इसे दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। तो ये 8 बिट का जो हमारा ब्लॉक था इसमें हमारी 5 बिट जो है वो ऑक्यूपाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें बिट मैप में कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो सकता है इसका कोई न्यूमेरिकल भी आ जाए। इस तरीके से तुम्हें बिट दे दी जाएगी, अकॉर्डिंग तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी बिट ऑक्यूपाई कर रहा है और कितनी बिट्स फ्री है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड इनटू नंबर ऑफ जीरो वैल्यू वर्ड। जीरो वैल्यू वर्ड मतलब कि जीरो से मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, प्लस ऑफसेट निकालना मैंने बता दिया। ऑफसेट कैसे निकलेगा, जहां पे भी पहला वन मिलेगा उस पोजीशन को हम ऑफसेट कहेंगे। जैसे यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे मिल रहा है तो ऑफसेट क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, फिर इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी ये आंसर आएगा वो आंसर क्या डिनोट करेगा कि इतने बिट ऑक्यूपाई कर रखे हैं किसी डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड होता है लिंक लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारा फ्री स्पेस मैनेजमेंट का होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या है, इन दिस अप्रोच द फ्री ब्लॉक्स आर लिंक टुगेदर। इसमें क्या कि जो भी हमारे फ्री ब्लॉक्स हैं वो लिंक कर दिए जाते हैं एक साथ। इफ अ फ्री ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक, मतलब जैसे ये 5 नंबर वाला फ्री ब्लॉक है तो ये क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा सबसे पहले। हेड मतलब जैसे हेड नोड बन जाएगी, जो पहली नोड होती है वो हेड नोड कहलाती है। ठीक है, तो 5 नंबर जो हेड नोड बन जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस 5 के पास होगा। जैसे अगली नोड हमारी कौन सी खाली है, 10 मिनट बचे हैं, बस ये चीज समझ लो क्योंकि फिर ये बंद हो जाएगी क्लास, 40 मिनट्स की होती है। देखो जैसे ये ब्लॉक 5 है, यहाँ पे दिखा रखा है फ्री लिस्ट हेड, ये हेड बन गई। ठीक है, हेड मतलब इसके अंदर अगली का एड्रेस होगा। लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि जैसे ब्लॉक 5 है तो ब्लॉक 5 के कॉलम में एड्रेस होगा ब्लॉक 6 का। ठीक है, अब ब्लॉक 6 में के लास्ट में एड्रेस होगा ब्लॉक 7 का, क्योंकि ये एम्प्टी हमारे ब्लॉक्स हैं, फ्री ब्लॉक्स हैं। अब ब्लॉक 7 पे 8 का एड्रेस नहीं होगा क्योंकि 8 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ब्लॉक 7 में किसका एड्रेस होगा, ब्लॉक 14 का। ब्लॉक 14 में किसका एड्रेस होगा, ब्लॉक 15 का। तो लिंक लिस्ट का मेथड यही है कि जो भी हमारे फ्री ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर, उनका पॉइंटर के थ्रू अगली फ्री ब्लॉक का एड्रेस कंटेन करता है। तो ये दूसरा मेथड है हमारा फ्री स्पेस मैनेजमेंट का। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चीज, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें इसको समझा रखा है, then figure the free space list head block to block 5 which points to the block 6 and the next free block and so on. The last free block would contain a null pointer indicating the end of the free list. A drawback of this method is input output required for free space list traversal. इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि ये जो मेथड है इसमें इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर द फ्री स्पेस लिस्ट ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है इनपुट आउटपुट के थ्रू। जो सिस्टम क्रिएट करता है ऑटोमेटिक क्रिएटिंग होती है ये। तो इसमें हो सकता है कि जैसे 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, कोई इंफॉर्मेशन अगर 6 ब्लॉक की है तो वो इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती है। ठीक है, थर्ड मेथड है इसमें ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, दिस अप्रोच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फ्री ब्लॉक इन द फर्स्ट फ्री ब्लॉक। मतलब जितने भी फ्री ब्लॉक्स हमारे पूरी मेमोरी के अंदर हैं उसका एड्रेस कहाँ होगा, सारों का एड्रेस होगा फर्स्ट वाले फ्री ब्लॉक में। जैसे ब्लॉक 5 है इसमें ऊपर वाले एग्जांपल में, तो ब्लॉक 5 पे ही सारे ब्लॉक्स का एड्रेस होगा, 6 का, 7 का, 14 का और 15 का। The first free block store the address of some
से n फ्री ब्लॉक्स की n फ्री, अगर n नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स है तो n नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस कहाँ पे होगा, फर्स्ट वाले फ्री ब्लॉक में ही अवेलेबल होगा। The first n minus 1 block are actually free and the last block contain the address of next free n block। कि n नंबर n minus 1 ब्लॉक्स को वो कंटेन करेगा। एडवांटेज क्या है इसकी कि फ्री डिस्क ब्लॉक कैन बी फाउंड इजीली। इससे हम क्या होगा कि एक ही नोड पे जाके हम सारे फ्री स्पेस ब्लॉक्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ो जरा इसे, मैं बताता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, समझ में आई ये चीज जो अभी मैंने बताई है? जी सर। ये स्पेस मैनेजमेंट समझ में आया? इंपॉर्टेंट है ये काफी। यस। ठीक है यस ना? सर, ठीक तो है। ये 3 जी मेथड्स सर। मैंने बताए हैं अभी तक, चौथा मैं बताने जा रहा हूँ। ये फ्री स्पेस मैनेजमेंट तक ही रखूंगा मैं आज। ठीक है, ये ठीक है सर। दोनों फाइल ठीक मैं है अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए, और आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो भी अपलोड मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है तुम सर। क्लासरूम शेयर से ले लेना। बाकी अभी हम पे 1-2 जी सर। वीक और हैं, तो हम पूरा आराम से कोर्स कर लेंगे, फिर उसके बाद जो तुम लोगों की क्वेरीज होंगी वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, जी चलो सर। मैं भी म्यूट कर रहा हूँ, बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो शुरू करवा देंगे। ठीक। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्या, काउंटिंग। काउंटिंग मेथड्स में हमारा क्या होता है कि this approach stores the address of the first free block and a number of n of free contiguous disk blocks that allow the first block. Every entry in the list would contain address of the first free block, a number n. For example, in first figure, the first entry of the free space list would be address block 5, 2, because two contiguous free blocks follow block। तो हम फिगर 1 देख लेते हैं, क्या है फिगर 1। ये हमारी फिगर 1 है। क्या कह रहा है कंटिन्यूअस में, काउंटिंग वाले में, कि सबसे पहले क्या होगा कि जैसे फर्स्ट एंट्री ऑफ द फ्री स्पेस लिस्ट वुड बी एड्रेस ब्लॉक 5। पहली एंट्री कहाँ होगी, एड्रेस ब्लॉक 5 पे। एड्रेस ब्लॉक 5 पे क्यों होगी, क्योंकि एड्रेस ब्लॉक 5 सबसे पहले हमें फ्री ब्लॉक मिला है। ठीक है, एड्रेस ब्लॉक 5 पे हमने वो एंट्री पर्टिकुलर अवेलेबल है। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, एड्रेस 5 के बाद 2 पे, बिकॉज टू कंटिन्यूअस फ्री ब्लॉक्स फॉलो ब्लॉक 5। 2 का मतलब क्या है कि जैसे ये एड्रेस ब्लॉक 5 पे चला गया, अब एड्रेस ब्लॉक 5 के बाद कितनी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं फ्री, 6 और 7 अवेलेबल है, तो 2 ब्लॉक अवेलेबल हैं 5 के बाद। ठीक है, तो ये 2 ब्लॉक कंटिन्यूअसली अवेलेबल हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक साथ, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। एक साथ कितने ब्लॉक्स अवेलेबल हैं हम पे, 5 के बाद 2 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फ्री ब्लॉक कहाँ से फॉलो करना शुरू करेगा, 5 से फॉलो करना शुरू करेगा, और 5 के बाद उसे 2 ब्लॉक्स और मिलेंगे जिसमें कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, 3 बिट हैं। तो 3 बिट की अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो एड्रेस नंबर 5 पे चली जाएगी और ऑटोमेटिकली इस पे स्टोर हो जाएगी। इसके बाद जैसे अब अगला ब्लॉक है, इस वाले फिगर 1 में ही देख लेते हैं। अगला ब्लॉक क्या है, 14। ठीक है, तो ये केवल इन 3 ब्लॉक्स के लिए काम करेगा। उसके बाद अगर कोई 2 बिट की इंफॉर्मेशन होती है तो कहाँ पे जाएगा, ब्लॉक 14 पे जाएगा। और 14,1, 14 के बाद कितने ब्लॉक अवेलेबल हैं, एक ब्लॉक अवेलेबल है। तो 14,1 कंटिन्यूस में क्या होगा कि 2 बिट की कोई इंफॉर्मेशन होगी वो इस ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा चौथा मेथड काउंटिंग मेथड की एन जो भी सीरीज में उसे ब्लॉक्स मिलेंगे, उस पर्टिकुलर एड्रेस ब्लॉक पे वो जाके उसकी कंटिन्यूएशन में जितने ब्लॉक होंगे उनकी वैल्यूज को वो डिनोट कर देगा। जैसे 5 के बाद 2 ब्लॉक फ्री थे,
तो 3 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ऐसे ही 14 के बाद एक ब्लॉक फ्री था, तो 2 बिट की इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो ये मेथड था हमारा क्या, ये सारे मेथड्स थे फ्री स्पेस के। इसमें पीपीटी में मैंने 2 ही मेथड दिखा रखे हैं, लेकिन उस वर्ड वाली फाइल में 4 मेथड दिखा रखे हैं। तो वर्ड वाली फाइल में तुम लोगों को दोनों फाइलें भेज दूंगा, तो उससे देख लेना। ये देखो ग्रुपिंग और ये काउंटिंग चारों दिखा रखी है। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा डिस्क स्ट्रक्चर। 2 ही मिनट बचे हैं, तो थोड़ा सा बस डिस्क स्ट्रक्चर का मैं तुम्हें इंट्रो दे देता हूँ, क्या चीज होती है। मॉडर्न कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। अब जो कंप्यूटर चल रहे हैं उसमें सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। वो क्या होती है, एक मैग्नेटिक टेप होता है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसके अंदर। ठीक है, अब वो कंप्यूटर उसे कैसे एक्सेस करता है, कैसे उसकी वर्किंग परफॉर्म करता है, वही चीज बताई गई है। जैसे ये हमारी क्या है, कोई हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये तो जैसे इसमें क्या होता है, ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्लेटर्स होते हैं। जब भी ये रोटेट होती है तो हेड होता है। हेड क्या करता है, उस पर्टिकुलर रोटेशन को रीड करता है। ये हमने सीडी के बारे में दिखा रखा है अभी तो। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में दिखा रखा है। मैग्नेटिक टेप की भी ऐसी ही प्रोसेस होती है कि हेड होता है, उसमें हेड ट्रैक्स और सेक्टर्स को रीड करता है। ये तो तुमने बेसिक में पढ़ा होगा कि कैसे ट्रैक्स और सेक्टर्स में डेटा की वैल्यू स्टोरेज होती है, कैसे वर्किंग परफॉर्म होती है। बाकी इसमें लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लेना। मैग्नेटिक डिस्क कंटेन्स सेवरल प्लेटर्स, ईच प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू द सर्कुलर शेप ट्रैक। इस सेवरल प्लेटर्स होते हैं। प्लेटर्स क्या है, जो भी ये व्हाइट स्पेस है ये सब प्लेटर्स हैं। ठीक है, ट्रैक्स क्या है, ये जो इनका डिवीजन हो रहा है, ये सब क्या है, इसके ट्रैक्स हैं। ठीक है, ट्रैक्स मतलब जैसे ये एक ट्रैक, इसके ऊपर होगा 2 ट्रैक, 3 ट्रैक। सेक्टर्स क्या है, ये इनका डिवाइडेड पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड सेक्टर्स। यहाँ पे ये एक दूसरे से इंडिकेट हो रहे हैं। और ये जितने मूव हो रहे हैं, ये क्या होता है, इसका सिलेंडर स्पेस होता है। ये हेड होता है, रीड राइट हेड। ये क्या करता है, ये जो भी ट्रैक्स और सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन होती है उसे रीड करता है।